चलें चलें, ठीक हो गया। थैंक यू फखर, थैंक यू बासिम, जजाकल्ला। लो बेटा, अगर आपको याद हो, पहले मैं थोड़ी सी आपको ये चीज बता दूं कि हमारा ये है पोस्ट रिजल्ट शुरू होने जा रहा है। पोस्ट रिजल्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, और पोस्ट रिजल्ट डेफिनेटली बेटा इस पोस्ट रिजल्ट बैच के अंदर हमने 100% सिलेबस कवर करना है। ये तो पक्की बात है कि हमारे जो सिलेबस कवरेज होगी वो 100% होगी। अब तरीकाकार हमारा सिलेबस कवर करने का क्या होगा, हमें पता है कि हमारे सिलेबस के अंदर, अगर हम अपना सिलेबस देखें बेटा, उस सिलेबस के अंदर टोटल 11 चैप्टर्स हैं। टोटल 11 चैप्टर्स हैं, और इन 11 चैप्टर्स को हमने कवर करना है। तो बेटा अभी जो हम शुरू कर रहे होंगे वो करेंगे चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 से शुरू करेंगे इंशाल्लाह, और ये जाएगा हमारे चैप्टर नंबर 11 तक, और उसके बाद लास्ट के ऊपर हम चैप्टर नंबर जो 1 और 2 है वो करेंगे। तो बेटा ये इस तरह कवर हो रहा होगा, और आप लोगों की जिम्मेदारी एक ये होगी, जैसे जैसे हम चैप्टर कवर कर रहे होंगे, इन बिटवीन भी और कंप्लीशन के ऊपर भी हमारे कुछ टेस्ट हो रहे होंगे। आपने वो टेस्ट लाजमी देने हैं, ऑनलाइन टेस्ट हो रहे होंगे, और साथ साथ आपने जैसे ही कोई चैप्टर पूरा हो रहा हो, साथ पास पेपर लाजमी करने हैं। नो पास पेपर नो पास, याद रखिएगा। अगर हम पास पेपर करेंगे तो बच्चे पास होंगे, इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने साथ साथ पास पेपर्स भी करते जाना है। तो आज से मान लें कि आज हमारा फर्स्ट डे है, चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू करना है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने ये 2 दिन हमारी फिजिकल क्लास हुई थी, उसके बाद अचानक से आपको पता है कि वो बंद कर दिए गए कॉलेजेस, तो अब हम ऑनलाइन के ऊपर आए। तो आज यही होगा कि क्योंकि हमने ये सारा रिकॉर्ड भी करना है, इंशाल्लाह आप लोग लाइव भी क्लास अटेंड करेंगे और साथ रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। लेकिन ये भी दिमाग में रखो, ये जो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होगी जो यहाँ पे रेगुलर ऑनलाइन भी आ रहे होंगे। जो बच्चा रेगुलर ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहा होगा उसको रिकॉर्डिंग हरगज नहीं प्रोवाइड की जाएगी, और ये हमारी रिक्वायरमेंट है। यही एक कंडीशन है उस बच्चे के लिए जो रिकॉर्डिंग लेना चाह रहा होगा साथ, कि भाई उसने क्या करना होगा, साथ उसको लाइव भी आना पड़ेगा। क्योंकि देखो ना, आप घरों में हम लोग बैठे हुए हैं, अगर हम रिकॉर्डिंग के ऊपर डाल दिया ना ये बात कि चले लाइव आओ ना हो, रिकॉर्डिंग लेते जाइएगा, फिर बच्चों आप लोग कंपाइल करते जाओगे उसको, और हम नुकसान कर बैठेंगे। और ये इसी गलती को हमने दोहराना नहीं, इस दफा इंशाल्लाह हमने अपने सब्जेक्ट्स को पास करना है। कोई गलती हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए, पूरी मेहनत के साथ इंशाल्लाह हमने पूरी डेडिकेशन के साथ काम करना है। और घर वाले भी, आप घर वालों के दरमियान में बैठे हो तो घर वालों को भी देखते जाओ, उनको भी दिखाओ कि देखो माशाल्लाह आप कितनी मेहनत करते हो। तो बेटा खाली यही ना कि आप सामने स्क्रीन रख के बैठे हो, मेरे बच्चे पूरे टाइम के ऊपर क्लास लाइव अटेंड कर रहे हो। इस क्लास के लाइव आने से पहले 1 घंटा कोशिश करो, अगर तो कोई और क्लास ना हो रही हो इसको लाजमी रिवाइज करो, और इसके बाद चाहे इसको बैठ के रिवाइज करो, लेकिन हर रोज रिवाइज करो। जो आज का लेक्चर हुआ है उसको भी पढ़ो, जो इससे पहले गुजर चुका हुआ करेगा इंशाल्लाह आगे उसको भी साथ साथ पढ़ना है। तो बेटा यही चीज है, बीएमबीएस होती ही रिवीजन से पास है, कि आप लोगों ने क्या करना है, बार बार अपने सिलेबस को रिवाइज करना है, प्लस पास पेपर लाजमी करने हैं। चलिए बेटा, तो ये आज की एक हल्की सी डिस्कशन जो आपके साथ शेयर करना लाजमी थी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ आ ही पोस्ट रिजल्ट के अंदर रहे, तो बेटा वो घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमने सारे का सारा 100% सिलेबस कवर करना है। कोई और दोस्त जो कोई आपको कोई इस तरह का हो जो चाहता हो कोई क्लासेस पढ़ना, अब चाहे वो लॉ की हो, चाहे बीएमबीएस की हो, चाहे कोई और भी हो, तो सीएफई बेटा ये लाइव क्लासेस आपको दे रहा है, उसके साथ साथ रिकॉर्डिंग करके भी आपको अवेलेबल करेगा, और बड़े मुनासिब मेरा ख्याल है इनकी फीस का सारा मामला है। अगर कोई चाहता हो तो आप प्लीज उनको बता दीजिएगा अगर आपको सूटेबल लगे। लेकिन बेटा ये मशवरा है, बड़े ध्यान से किसी को मशवरा दीजिएगा। ले बेटा, हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 3 जो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में है। मेरे बच्चे, जब आप लोग इंशाल्लाह क्वालिफाई कर लोगे, आप लोगों ने या तो खुद का कारोबार करना है या किसी और कारोबार के अंदर किसी मेन पोजीशन के ऊपर बैठे होंगे। जब आपने खुद का कारोबार करना है या किसी और बिजनेस के अंदर मेन पोजीशन संभाली होनी है, डिसीजन मेकिंग वाली पोजीशन संभाली होनी है, बेटा आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये ऑर्गेनाइजेशन आगे किस तरह एक्टिविटीज में डिवाइड की होती है, किस तरह हमने वो एक्टिविटीज लोगों को एलोकेट की होती हैं, कैसे हमने लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाना है, कौन किसका बॉस होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, ये सारी बातें हमने सीखनी है। तो बड़ा आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, किस किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। लेकिन सबसे पहले सर हमें ऑर्गेनाइजेशन तो बता दो, ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। और जब भी बारी इस बात की आती है कि बताओ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, तो मैं हमेशा यहां पे बच्चों से रिक्वेस्ट किया करता हूं, मेरे बच्चे आप बताओ कि ऑर्गेनाइजेशन क्या, आपने पढ़ के आए हो, आप पढ़ के आए हो, आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग में जरा जोर डालें, जरा आवाज के ऊपर जरा जोर डालें, तो बेटा डेफिनेटली। ले बेटा, इस बीच में मैं थोड़ा सा रुक रहा हूं। यहां पे तलहा ने ये क्वेश्चन पूछा है, आवाज आ रही है?
ये पूछा है या बताया है तलहा? मुझे आप बताओ, आपने मैसेज किया हुआ है, आवाज आ रही है, क्वेश्चन मार्क लगाया है, क्या आपको आवाज आ रही है कि नहीं? मुझे लग रहा है कि तलहा को शायद वैसे भी आवाज न जा रही हो। चलें चलें देखते हैं बाद में। लो बेटा, तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। बेटा याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन होगी, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन ही देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कहता है ऑर्गेनाइजेशंस आर सोशल अरेंजमेंट। अब सोशल अरेंजमेंट क्या है? बड़ा पक्की बात है कि अगर कहीं पे कोई एक बंदा इंडिविजुअल कोई काम कर रहा हो, ये हरगिज भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है, कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन हम तभी कहेंगे अगर कम से कम दो लोग बेटा कहीं पे काम कर रहे होंगे। तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है कि कम से कम दो लोग होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन होगी, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। अब ये यही यहां पे वो बता रहा है, कहता है ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? ऑर्गेनाइजेशंस आर सोशल अरेंजमेंट। और फिर जब मान लो कि इसका मतलब क्या हुआ सर, एक से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए होंगे। जब बड़े सारे लोग इकट्ठे हुए होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपको क्या करना पड़ेगा? इनका कोई अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इनका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अरेंजमेंट कैसे क्या है बेटा? देखो, जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहे होगे उसके आपने सबसे पहले देखना है कि कितने डिपार्टमेंट बनाने हैं, कितनी एक्टिविटीज में इस ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करना है। आपने वो डिपार्टमेंट सोच लिए, सर मार्केटिंग वाला भी होना चाहिए, फाइनेंस का होना चाहिए, एचआर का होना चाहिए, उसके बाद मान ले कोई डिजाइनिंग का है, व्हाट्सएवर कोई भी है। तो उसके बाद क्या है, फिर आपने इन लोगों को क्या किया, इनके डिपार्टमेंट्स में इनको डिफरेंट ड्यूटीज एलोकेट कर दी, इनको डिपार्टमेंट्स में भेजा अपने अपने में, और इनको डिफरेंट ड्यूटीज एलोकेट कर दी। अब ये आप सारा कुछ क्या कर रहे हो? ये सोशल अरेंजमेंट कर रहे हो। फिर हर एक को बता दिया कि भाई देख, तेरा ये मैनेजर है और ये आप लोग इसके सबॉर्डिनेट हो, फलाने तू फलाने बंदे को जवाब दे है, तू फलाने बंदे को जवाब दे है। ये हम सारा क्या कर रहे हैं? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में क्या है कि वहां पे एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, और अगर एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं तो बहुत काफी ज्यादा लोग इकट्ठे हुए होंगे। अब आपने क्या करना होगा? इनका कोई ना कोई अरेंजमेंट तय करना पड़ेगा है, इनको ड्यूटीज एलोकेट करनी पड़ेंगी, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे होंगे, और हर एक को बता रहे होंगे कि तू ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रॉपर हायरार्की बनेगी, और भाई तू इस ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में फलानी जगह के ऊपर फॉल करता है, तू इस चीज के लिए जिम्मेदार है और फलाने बंदे को जिम्मेदार है, और तुझे ये लोग जिम्मेदार हैं। कुछ इस तरह की बातें हम तय कर रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन के सोशल अरेंजमेंट के अंदर। तो हमने डिसाइड कर लिया कि भाई कभी भी एक बंदे की ऑर्गेनाइजेशन को हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहते, इसलिए सोल ट्रेडर जो होता है वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। हाँ, सोल ट्रेडर ने अपने साथ कुछ लोगों को रखा होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं। अब ये मान लो कि ये भी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि एक बंदा हो, एक ही बंदा काम कर रहा हो, वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। तो सर ये सारे का सारा अरेंजमेंट हमने क्यों किया? इनको डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया, इनको एक्टिविटीज दे दी हैं, ये क्यों? ताकि इनकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल किया जाए, इनकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल किया जाए। अगर हम इनको ड्यूटीज एलोकेट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट नहीं करेंगे, इनको डिपार्टमेंट्स में डिवाइड नहीं करेंगे, इनके मैनेजर सबॉर्डिनेट अपॉइंट नहीं करेंगे, तो बेटा हम कैसे इनकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करेंगे? तो यहाँ पे लॉग है, या लॉग की बात कर रहा हूं, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? ऑर्गेनाइजेशंस आर सोशल अरेंजमेंट फॉर द कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस। ये सोशल अरेंजमेंट किस लिए है? फॉर द कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस। ये सोशल अरेंजमेंट हमने किया, परफॉर्मेंस को कंट्रोल किया। मकसद इसके पीछे क्या था? कलेक्टिव गोल्स। मकसद इसके पीछे क्या है बेटा? कलेक्टिव गोल्स। अब कलेक्टिव गोल वाला क्या मामला है, इसको देखो। अब कलेक्टिव गोल्स वाला क्या मामला है बेटा? कलेक्टिव गोल ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। देखो, जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करोगे ना, जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे, उसका कोई ना कोई मकसद होगा। मान लो आपका मकसद है लोगों की फलाह बहबूद का काम करना, मान लो आपका जो मकसद है वो प्रॉफिट कमाना है, आपका जो मकसद है वो 20 साल के बाद अपनी कोई इस तरह की, मान लो कि आपने वो एक अच्छी खासी वो बिल्ड करनी है, एक अच्छे खासा ग्रो करना है, अच्छा खासा मार्केट शेयर लेना है, कोई भी पर्पस हो सकता है आपका। तो बेटा यहाँ पे क्या है कि जो हमने सोशल अरेंजमेंट किया लोगों का और लोगों की परफॉर्मेंस को कंट्रोल किया, मकसद क्या था? ऑर्गेनाइजेशन का कलेक्टिव गोल को अचीव करना। कलेक्टिव गोल क्या है? जो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही लोगों के इंडिविजुअल गोल भी होंगे। जैसे मैं मान लो मैं यहाँ पे सीएफई में काम कर रहा हूँ, सीएफई में यहाँ पे बैठा आपको पढ़ा रहा हूँ। सीएफई एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे लोगों की परफॉर्मेंस को कंट्रोल किया जा रहा है।
या मुझे बताओ इसका मकसद, कलेक्टिव गोल क्या है सीएफई का? इनका भी है कि भाई हमने एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है लोगों को, और आगे जाके हम कुछ इतने सालों के बाद अपने ओवरऑल जो मान लें कि यहाँ पे जो सीए के स्टूडेंट है या इसका जितना भी शेयर होगा मार्केट का, उसका 50% 40% हमने अपने कॉलेज में लेके आना है। ये तो कलेक्टिव गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है ये। लेकिन मेरा इंडिविजुअल गोल क्या है यहाँ पे, कि यहाँ से मैंने कमाना है, अपने घर वालों को सपोर्ट करना है मान लो। तो ये कहने का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है? सोशल अरेंजमेंट होती है जहां पे बहुत सारे लोग होते हैं और उन लोगों को आपने किसी ना किसी अरेंजमेंट में रखा होता है। ये क्यों रखा है? ताकि उनकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल किया जा सके। और ये परफॉर्मेंस को कंट्रोल क्यों किया जा रहा है? ताकि हम अपने मकसद को अचीव कर सकें। तो बेटा ये एक डेफिनेशन, ताकि आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन का। उसके बाद आप आते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। कि सर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से पहले भी अगर हम देखें कि सर बड़ी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, हम ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे से? बेटा कहीं ना कहीं इन ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे कि इनके फीचर्स में फर्क होता है, इनके फीचर थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इन्हीं फीचर्स की बेस पर हम ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्पस की। बेटा देखो जब हम ये कर रहे होंगे, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होंगी जिनका पर्पस जो है वो प्रॉफिट नहीं होगा, उनका मकसद हरगज भी प्रॉफिट नहीं है। जबकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होंगी जो बनी ही प्रॉफिट कमाने के लिए है। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, मकसद डिफरेंट है। जैसे मान लो अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कभी भी इनकी नियत ये नहीं होती कि हमने प्रॉफिट कमाना है लोगों से। वो ऑलरेडी हमारे पैसे के ऊपर चल रही होती हैं, तो उनकी नियत मजीद हमसे प्रॉफिट कमाना नहीं होता। लेकिन कुछ जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें बड़े सारे हैं जो प्रॉफिट कमा उनकी नियत होती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आगे जाके पढ़ेंगे कुछ नॉन गवर्नमेंटल भी होती हैं। तो बेटा गवर्नमेंट इतनी सारी हमें सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है, पुलिस का निजाम है और बड़े सारे निजाम यहाँ पे बना के इन्होंने दिए हुए हैं हमें। लेकिन उसके हरगज भी नियत, इन जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इनकी नियत प्रॉफिट कमाना नहीं होती। उसके बाद अगर बात करें बेटा ऑनरशिप की बेस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट हो सकती है, यानी कि उनको हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बेटा अगर हम ऑनरशिप को देखें, कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्राइवेटली ऑन्ड है कुछ लोगों की, और कुछ गवर्नमेंट की उसमें मलकियत में होती है। अगर हम प्राइवेट बिजनेस की बात करें, जैसे मान लो हमें पता है कि बेटा अगर आप चाहो तो कोई बिजनेस करना चाहो तो कंपनी बना के भी कर सकते हो। ये जो कंपनी बनाते हो ये इसके मालिक कौन होते हैं? इसके शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के अंदर। तो ये शेयर होल्डर इसको ऑन कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर मान लो सोल ट्रेडर है तो वो सोल ट्रेडर ऑन कर रहा होगा, पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स ऑन कर रहे होंगे, अगर गवर्नमेंट का इदारा है तो गवर्नमेंट उसको ऑन कर रही होगी। तो ऑनरशिप की बेस के ऊपर भी डिफरेंट हो सकता है। उसके बाद बात आती है बेटा फंडिंग की, कि फंडिंग की बेस के ऊपर भी देखो बेटा, कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, पक्की बात है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को पैसे की जरूरत तो पड़ेगी, बगैर पैसे के ये ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तो नहीं। अब ये जो पैसा है इसके पास कहां से आ रहा होगा? क्योंकि हमने देख रहा है कि सर कुछ ऑर्गेनाइजेशन, आपने अभी बताया था, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का मकसद प्रॉफिट कमाना होता ही नहीं, तो उनके पास पैसा कहां से आता है? और कुछ ऑर्गेनाइजेशन का मकसद प्रॉफिट कमाना है, चले वो तो देख लिया कि उन्होंने कुछ कमा लिया तो अपने ऊपर लगा लिया। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा कहां से आ रहा होगा? देखो बेटा जैसे मान लो गवर्नमेंट की जो सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर जिसको हम कह रहे थे, उसको पैसा कहां से आ रहा होता है? बेटा वो हमारे टैक्स से उनके पास पैसा जा रहा होता है, पब्लिक के टैक्स से पैसा जा रहा होता है। इसी तरह बेटा अगर हम बात कर रहे हो कि अगर बात करें किसी कंपनी की, तो उसके पास पैसा कहां से आया होता है? उसके शेयर होल्डर ने लगाया होता है। अगर हम बात करें कुछ ऐसे इदारों की जो मान लो कि गवर्नमेंट के हैं या गवर्नमेंट के अलावा जो एनजीओ वगैरह काम कर रही होते हैं, उनके पास पैसा कहां से आता है? बेटा उनके पास पैसा आ रहा होता है कि कहीं पे चैरिटी इकट्ठा कर रहे होते हैं, कोई डोनेशन इकट्ठा कर रहे होते हैं। उसके बाद देखो एक चीज याद रखिएगा, एक ये जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे थे ना, कुछ का मकसद प्रॉफिट कमाना होता है, कुछ का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। नो डाउट प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं होता, लेकिन इसका हरगज ये मतलब नहीं कि उनको प्रॉफिट नहीं आता हो, उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटी से कमाते नहीं होंगे। जैसे अगर हम बात कर लें, जैसे आईकैप की जैसे एक एग्जांपल ले लो, आईकैप कतन भी एक प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसकी नियत प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन आप उसके रेवेन्यू चेक कर लो, रिजर्व चेक कर लो, तो इसका मतलब अगर कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो, उसके पास भी उसकी एक्टिविटी से कहीं ना कहीं पैसा इकट्ठा हो रहा होता है, उसकी गवर्नमेंट फंडिंग कर रही होती है, उसकी अपनी एक्टिविटी से पैसा जनरेट हो रहा होता है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी के लिहाज से, और जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि जब आप कंपनी बनाते हो तो बेटा जिस दिन कंपनी बनाई, कंपनी तो सेपरेट हो जाती है, और कंपनी आप देते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी में, और इसके मालिक सेपरेट हो जाते हैं। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, ये किसको अकाउंटेबल होते हैं? ये शेयर होल्डर्स को अकाउंटेबल होते हैं। तो इस तरह बेटा ये हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को इन चार की बेसिस के ऊपर, पर्पस, ओनरशिप, फंडिंग और अकाउंटेबिलिटी की बेस के ऊपर। अब अगर सर हम ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहें तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं? दो मेजर कैटेगरीज बेटा याद रखें,
कि हम अगर करना चाहें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। दो मेजर कैटेगरीज, दोबारा सुन लो, अगर हम सर और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरीज बनाना चाहें तो कौन सी हो सकती हैं भाई? दो मेजर, ब्रॉडली जो अगर बोला जाए तो दो कहता है मेजर कैटेगरीज हैं, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। सर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जिनकी नीयत ही प्रॉफिट कमाना है, जिनकी नीयत ही कुछ कमाना है, तो उनको हम कहेंगे बिजनेस, क्योंकि बिजनेस होता ही क्या है? एनी एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। तो इसका मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो होंगी जिनकी नीयत प्रॉफिट कमाना होगी। और सर ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये किस किस शक्ल में हो सकती है, क्या इनकी फॉर्म हो सकती है, क्या टाइप्स हो सकती हैं? बड़ा उसमें सोल ट्रेडर भी हो सकता है। और सोल ट्रेडर क्या है? एक ऐसा बिजनेस जिसका सिंगल ऑनर हो, ऑनर सिंगल हो। ये नहीं कि उस बिजनेस के अंदर एक ही बंदा काम कर रहा हो, ऐसा नहीं है, फिर तो वो ऑर्गेनाइजेशन होगी नहीं ना। हम तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा बंदा जिसका सिंगल ऑनर हो, एक बंदा जिस बिजनेस को ऑन कर रहा हो, नो डाउट उसके अंदर बड़े सारे लोग काम कर रहे होंगे। तो इस तरह का जो बिजनेस है इसको सोल ट्रेडर कहते हैं। ये भी एक मान बिजनेस की एक टाइप है, फॉर्म है काम करने की, कारोबार करने की। उसके बाद अगर सर कुछ लोग मिलकर, कम से कम जिसमें दो लोग हों, दो लोग मिलकर कोई कारोबार कर रहे हो या इससे ज्यादा लोग मिलकर कोई कारोबार कर रहे हो, तो बेटा उसको हम कहते हैं ये पार्टनरशिप है। यहां पर भी मामला ऐसा ही है। यहां पे क्या है, सिर्फ डिफरेंस क्या आया है कि यहां पे मालिक एक नहीं, मालिक एक से ज्यादा है। उसके बाद मजीद क्या है कि हम कंपनी बना के भी कारोबार कर सकते हैं, और हमें ये पता है कि कुछ लोग मिलकर कंपनी बनाते हैं, और जिस दिन वो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाते हैं उस दिन कंपनी अलहदा हो जाती है, और वो अलहदा हो जाते हैं और कंपनी की मैनेजमेंट आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे देते हैं। तो ये भी एक कंपनी कारोबार करने का तरीकाकार है। और उसके बाद आती है बात क्लब्स की और सोसाइटीज की। ये क्लब्स और सोसाइटीज क्या होते हैं? इनके ये मान लो कि जैसे चाहे स्पोर्ट्स क्लब लगा लो, चाहे कोई जिम खाना लगा लो, कुछ इस तरह की कोऑपरेटिव्स बनी होती है, सोसाइटीज जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात कर रहा हूं। तो वहां पे होता क्या है? ये अपने कुछ मेंबर्स के बेनिफिट के लिए बने होती है। जैसे मान लो अगर हम एक जिम खाना की बात कर लें, उसके एक मेंबरशिप का तरीकाकार होता है। जो बंदा भी उस मेंबरशिप को परचेज करके उसका मेंबर बन जाता है, तो बेटा उसके जो भी फिर वहां पे जो फैसिलिटीज हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो सिर्फ उसी मेंबर को मिल रहे होते हैं। तो इस तरह की ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बेटा काम कर रहे होते हैं। हालांकि इनकी नीयत कोई प्रॉफिट कमाना नहीं, लेकिन अगर कुछ कमा भी नहीं हो, ये सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए ही ये सारा कुछ कर रही होती है। खैर, उसके बाद बेटा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अगर देखें सर ये कौन कौन सी हो सकती हैं, तो बेटा यहां पर भी अगर बड़े लेवल के ऊपर हम देखें तो हमारी जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो हमने बात की थी, गवर्नमेंट की कतई नियत नहीं होती कि हम लोगों से प्रॉफिट कमाएं। These are the government organizations that are funded by the government to achieve social indicator of the country। ये तो वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मकसद यहाँ पे जो गवर्नमेंट के मातहत चलने वाले इदारे हैं या गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, उनका मकसद ही ये होता है कि यहाँ पे जितने भी मुल्क के मुआशी मामलात हों, उसके लॉ एंड ऑर्डर के मामलात हों, उनको कहीं ना कहीं सेटल करना। तो बेटा ये यहाँ पे, उसके अलावा आपको पता है बड़े सारे हॉस्पिटल होते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, और पता नहीं कौन कौन से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वर्ष में। तो पब्लिक ये जो जितने भी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस तरह के जो गवर्नमेंट की तरफ से इदारे बनाए जा रहे होते हैं, बेटा उनकी नियत प्रॉफिट कमाना नहीं होती। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट होती है। इसके अलावा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। सर ये क्या है? क्या गवर्नमेंट के अलावा भी कुछ लोगों की नियत होती है बगैर प्रॉफिट कमाने की नियत से कोई काम करना? बिल्कुल बेटा, गवर्नमेंट के अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो मान लो गवर्नमेंट की तो नहीं है, लेकिन काम वही करती हैं जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। इनको हम कहते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन काम वो कर रही हैं जो शायद गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो। जैसे मान लो हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, एजुकेशन के मामला हैं, जैसे हेल्थ में लगा लो ईदी साहब हैं, बड़े सारे इस तरह के मामला हैं, एम्बुलेंस सर्विस है, फलाना फलाना है। उसके अलावा शौकत खानम हॉस्पिटल, और भी पता नहीं कितने सारे हैं। एजुकेशन देख लो, अखुवत वाले हैं, और भी पता नहीं कितने सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों को एजुकेशन में सपोर्ट कर रहे हैं। प्रॉफिट हरगज नहीं कमा रहे, मेन नियत प्रॉफिट कमाना है, लोगों को फैसिलिटेट करना है, जो गवर्नमेंट का काम था ये कर रहे हैं। तो सर इनको ये काम करने में पैसा तो इनको भी चाहिए होगा ना, वो कहां से आता है भाई? इनको गवर्नमेंट देती है, कुछ गवर्नमेंट देती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अगर इतना होता तो ये काम खुद ही कर लेते वो। लेकिन कुछ लोग इनकी खुद की ख्वाहिश होती है करने के इस तरह के काम, तो ये गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन से खुद कर रहे होते हैं। कुछ गवर्नमेंट इनको फैसिलिटेट कर रही होती है, कुछ ये अपना पैसा लगा रहे होते हैं। उसके अलावा कुछ इनकी अपनी एक्टिविटी से पैसा इकट्ठा हो रहा होता है। आप हॉस्पिटल में जाओ, वहां पे आपको एक पर्ची लेनी पड़ती है, उसके बाद जो टेस्ट करवा रहे हो उसकी थोड़ी बहुत फीस होती है। उसके बाद वहां पे और भी बड़ी सारी चीजें होती हैं, अंदर ही वहां पे कुछ कैंटीन खुली होती हैं, वहां पे कुछ पार्किंग के ठेके दिए होते हैं, वहां पे और सारे बड़े सारे मामला होते हैं जहां से इनको कुछ रेवेन्यू जनरेट हो रहे होते हैं, तो यहाँ से ये पैसा इकट्ठा कर रहे होते हैं। खैर ले बेटा, इंतहाई इंपॉर्टेंट एरिया डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर क्या होता है?
सबसे पहले तो इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। स्टेक का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट। स्टेक का मतलब क्या होता है बेटा? इंटरेस्ट। होल्डर का मतलब क्या है? रखने वाला है। तो हम ये कहेंगे स्टेक होल्डर कौन है? वो बंदा जो इंटरेस्ट रखता हो। किसमें? ये देखना है। लो बेटा, कहता है कोई भी बिजनेस हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस बिजनेस का स्टेक होल्डर कौन होगा? कहते हैं हर वो बंदा जिसकी इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई इंटरेस्ट हो, हम कहेंगे ये बंदा इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? स्टेक होल्डर है। सर इसको क्या मजीद भी कुछ इसके लिए नाम में सवाल हो सकते हैं? और ये नाम दिमाग में रखिएगा। हमने ये पढ़ लिया कि हर वो बंदा जिसका इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई इंटरेस्ट है, ये बंदा इस ऑर्गेनाइजेशन का स्टेक होल्डर है। इसके अलावा हम इस तरह दूसरी बात कर सकते हैं कि अगर ये बंदा इस ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता हो या इससे इन्फ्लुएंस हो सकता हो, ये इसका स्टेक होल्डर है। अगर मजीद इसको हम तोड़े, हम ये कह सकते हैं अगर ये बंदा इस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर सकता हो या इससे इफेक्ट हो सकता हो, ये तब भी स्टेक होल्डर है। तो ये सारे लफ्ज दिमाग में रख लीजिएगा। हर वो बंदा जिसकी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंटरेस्ट हो, उसको इफेक्ट कर सकता हो या इफेक्ट हो सकता हो, उसको इन्फ्लुएंस कर सकता हो या इन्फ्लुएंस हो सकता हो, हम कहते हैं ये बंदा उस ऑर्गेनाइजेशन का स्टेक होल्डर है। अब यहां पे हमारी बुक इसको कैसे कवर कर रही है, इसको भी साथ साथ देखेंगे। स्टेक होल्डर इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ पर्सन हु हैज एन इंटरेस्ट और स्टेक इन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डज। ये ऑर्गेनाइजेशन जो भी करती है, अगर इस बंदे की इस ऑर्गेनाइजेशन के इस काम में, इसके करने में कोई इंटरेस्ट है, हम कहेंगे ये इसका स्टेक होल्डर है। And who might therefore try to influence the decisions and actions of the organization, जो उसके बाद हो सकता है उसके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करने की पावर भी रखता हो सकता है। माइट स्टेक होल्डर्स आर इंडिविजुअल्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। सर ये स्टेक होल्डर सिर्फ इंडिविजुअल ही हो सकता है? इंडिविजुअल मतलब सिर्फ नेचुरल पर्सन ही हो सकता है? नहीं बेटा, कोई और ऑर्गेनाइजेशन भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्टेक होल्डर हो सकती है। एक कंपनी दूसरी कंपनी की स्टेक होल्डर हो सकती है। एक इदारा जो मान लो कि चाहे कोई सोल ट्रेडर हो, किसी और ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का स्टेक होल्डर हो सकता है। कहने का मतलब है एक इदारा भी दूसरे इदारे का स्टेक होल्डर हो सकता है, क्योंकि लीगल लैंग्वेज के अंदर हम इनके लिए भी पर्सन का वर्ड यूज करते हैं। तो कोई भी पर्सन, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, वो किसी इदारे का स्टेक होल्डर हो सकता है। सर अगर हम स्टेक होल्डर को कैटेगरीज बनाना शुरू करें, सर ये कितनी की कैटेगरीज इसकी हो सकती है? बेटा ब्रॉडली अगर देखा जाए, स्टेक होल्डर को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वो है हमारा बेटा कौन कौन सा? एक हमारे इंटरनल स्टेक होल्डर, एक है हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। और आगे देखिएगा इन्हीं में से हमने क्या करना है, मजीद दो कैटेगरीज निकालनी है। एक को हमने कहना है मेन स्टेक होल्डर और एक को कहना है कनेक्टेड स्टेक होल्डर। खैर बेटा यहां पे ये याद रखिएगा, फिलहाल हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर कौन से हैं और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कौन से हैं। बेटा सबसे पहले तो देखो इंटरनल और एक्सटर्नल होता क्या है। बेटा वो स्टेक होल्डर, वो ऐसे लोग जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट हो और वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बैठे हो, वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो या इन्फ्लुएंस हो सकते हो और वो ऑर्गेनाइजेशन की चारदीवारी के अंदर ही बैठे हो, और वो बंदे जो ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर सकते हो या उससे इफेक्ट हो सकते हो और वो ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा हो, हम इसको कहते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर है। यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मान लो ये इसके इंटरनल स्टेक होल्डर है, और जो लोग इस बाउंड्री के बाहर बैठे हुए हैं ये क्या है? उसके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है। ये चार जो कस्टमर है, ये चारदीवारी के बाहर का मामला है। सप्लायर बाहर इन्वायरमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है, पार्टनर्स ऑर्गेनाइजेशन कोई और ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ हम किसी तरह की कोई डीलिंग कर रहे हैं, हमारे कंपेटिटर हमारी चारदीवारी के बाहर बैठे हुए, जनरल पब्लिक हमारे बाहर है, कंसल्टेंट, बैंक, मीडिया। अब सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर की, कि सर इंटरनल स्टेक होल्डर कौन से होते हैं। हमने ये डिस्कस कर लिया कि वो लोग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की चारदीवारी के अंदर के लोग हैं, इनको हम कह रहे होते हैं ये क्या है? ये इसके इंटरनल स्टेक होल्डर है। ये कौन कौन से हैं? ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर्स, ऑर्गेनाइजेशन के जो बड़े हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बड़े जो हैं उनको हम कह रहे होते हैं। लेकिन याद रखो यहाँ पे बात कर रहा है डायरेक्टर्स की, खाली बात करते हैं तो बात चलती है, लेकिन यहाँ पे कहता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्योंकि आगे जाके हमने पढ़ना जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो हमारे इंटरनल की बजाय एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट जो बड़े हैं, उसके अलावा जो हमारा छोटा तबका है, हमारे अदर जो मैनेजर हैं और डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, जो इंप्लॉइज वगैरह है। अब बेटा ये तो हमने देख लिया, लेकिन याद रखो इनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट कंसर्न हो सकते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकती है, इन सब की इंटरेस्ट सेम नहीं है। याद रखो, आप खुद ही देखो, एक बंदा जो मालिक है, क्या वो सोचेगा मुझे हर महीने तनख्वाह मिलती रहे? नहीं भाई, उसका इंटरेस्ट कुछ और है, उसका पैसा लगा हुआ, और वो जिसके जिम्मे हमने मैनेजमेंट डाली है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटरेस्ट कुछ और होगा।
और वो बंदे जो जस्ट वहां पे उनको पता है, उनके डिसीजन मेकिंग में इतना रोल नहीं है, उसके अंडर जो लोग काम कर रहे होंगे उनका भी मामला कुछ और है। इसलिए इनको देखना है कि इन लोगों की इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकते हैं एक दूसरे से, और होती भी है। अब एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो इंटरनल स्टेक होल्डर में हम शेयर होल्डर की बात करते हैं कि सर जो शेयर होल्डर होते हैं इनकी इंटरेस्ट किस तरह की होती है। पहले तो देखो शेयर होल्डर कौन होते हैं, हमने देख लिया। अगर आप क्या बनाते हो, कंपनी बनाते हो, तो जिस दिन कंपनी बनाते हो कंपनी सेपरेट हो जाती है, यानी कि ये मान लो ये कंपनी सेपरेट होगी, उसको बनाने वाले ऑनर जो है वो सेपरेट हो जाते हैं शेयर होल्डर। ये जो कंपनी होती है इसकी जो सेपरेट होगी, आर्टिफिशियल पर्सन बनेगी, इसकी मैनेजमेंट हम सपोर्ट कर देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। अब ये जो मैनेजमेंट है और ये जो ऑनर है, ये दोनों एक दूसरे से अलग है। ये जो ऑनर घरों में बैठे हुए ये लोग इसको मैनेज कर रहे हैं। अब ऑनर की इसमें क्या इंटरेस्ट लगी हुई है, पैसा इनका है, मैनेज ये लोग कर रहे हैं। अब इनकी क्या इंटरेस्ट है ये देखो। शेयर होल्डर माइट एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट एनी ऑफ द फॉलोइंग। शेयर होल्डर के क्या कंसर्न हो सकते हैं कंपनी को लेके या बिजनेस को लेके? बेटा सबसे पहले कंसर्न की बात कर रहे हैं यहाँ पे, खदशात। खदशात याद रखिएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट की वो उस लिहाज से नहीं बात कर रहे, लेकिन अगर आप यहाँ पे लफ्ज इंटरेस्ट यूज करोगे तो फिर आपको थोड़ी सी इसकी वर्डिंग नीचे चेंज करनी पड़ेगी। बेटा इनके कंसर्न खदशात क्या हो सकते हैं, इनको हमेशा ये फिक्र रहती है, खदशा रहता है कहीं हमारे प्रॉफिट्स कम ना हो, क्योंकि प्रॉफिट कम होंगे तो डिविडेंड भी कम होगा। इनको हमेशा फिक्र होती है कि हमारे जो शेयर्स की वैल्यू है वो कम ना हो रही हो। जैसे अभी हमने बात की थी, प्रॉफिट कम होंगे तो डिविडेंड भी कम होगा। इनको फिक्र रहती है कहीं हमारे जो डिविडेंड है वो कम ना होना शुरू हो जाए। देखो कंपनी जब भी पैसा कमाती है ना, उसके ऊपर हक होता है शेयर होल्डर का, मालिकों का। लेकिन ये जो मैनेजमेंट होती है ना, ये सोचती है कि यार जो पैसा कमाए ना उसको दोबारा से बिजनेस के ऊपर लगा दो, जबकि इनकी इतनी इंटरेस्ट नहीं होती। इनको तो डर लगा होता है जो आया है हमारी जेबों में डालो भैया, हमें दे दो। शेयर होल्डर तो हमेशा ये चाह रहे होते हैं जो कमाया है हमें दे दो, लेकिन डायरेक्टर कहते हैं ना ना, हमने बिजनेस को ग्रो करना है। तो वो इस तरह के मजीद प्रोजेक्ट्स में, मेजर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और ये घबरा के बैठे होते हैं, दिल पकड़ के बैठे होते हैं, हाय हमारा पैसा किसी और जगह के ऊपर मजीद लगाने जा रहे हैं, कहीं डूबी ना जाए। ए प्रपोज टेक ओवर बिड, अगर इनके पास पैसा पड़ा हुआ है, प्रॉफिट मजीद आ रहे हैं और ये मैनेजमेंट सोच रही है हमने किसी और कंपनी को अक्वायर करना है, तो उधर से ये सोच रहे होंगे यार अक्वायर करके क्या करना है, कमाल गया हमें दे दो। कहते हैं नहीं नहीं, हमने बिजनेस को ग्रो कराना है, हमने मजीद अपने जो सप्लायर है या अपने जो कस्टमर है, जो मेजर बिजनेस है, हम उनको परचेज करना है। अगर इनकी ये नियत होगी फिर ये घबरा के बैठे होंगे, कहीं पे कोई नुकसान ना कर बैठे। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि इस तरह की खदशात होते हैं, इंटरेस्ट होती हैं या स्टेक लगे होते हैं हमारे जो शेयर होल्डर होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी, अब इनकी बात होगी क्योंकि हमने ये पढ़ लिया, जब भी आप कंपनी बनाते हो ऑनर लैदा हो जाते हैं और मैनेजमेंट लैदा हो जाती है। ये जो मैनेजमेंट जिनके हमने सपोर्ट की है, जो कंपनी के बड़े हैं, अब इनका क्या कंसर्न होता है? ये जो लोग हैं इनका हमेशा ये कंसर्न है क्या कि इनको तनख्वाहें मिलती रहे, इनको उजरत मिलती रहे इनकी, और वो कौन सी है? बेसिक सैलरी टाइम पर मिल रही हो, पेंशन अच्छी मिल रही हो, कैश बोनस इनको मिल रहे हो, और जो शेयर इंसेंटिव स्कीम क्या होती है? कंपनी ने कुछ स्कीम बना रखी होती है कि ये जो मैनेजमेंट है, ये जो डायरेक्टर है, अगर इतना प्रॉफिट कमा लेंगे या इतने साल तक यहाँ पे काम कर रहे होंगे, हम इनको कंपनी के शेयर्स भी दे देंगे हैं। ये हमेशा इस चीज को देख रहे होते हैं, इनका ये इंटरेस्ट होता है कि ये चीजें हमें मिलती जाएं, और तभी मिलेंगे बोनस जब मान लो आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हो, अच्छे प्रॉफिट्स कमा रहे हो। उसके बाद बेटा ये जो कंपनी के बड़े हैं, इनका इस बड़े होने के नाते इनको एक पावर मिली हुई है, एक स्टेटस मिला हुआ है माशरे के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लोग इनको डायरेक्टर साहब के नाम से जानते हैं, लोग इनको चीफ ऑब्जेक्टिव साहब के नाम से जानते हैं, और इनके पास पावर्स है। तो ये हमेशा सोचते होंगे हमारा ये पावर और स्टेटस हमेशा कायम रहे। उसके बाद बेटा ये क्योंकि कंपनी के बड़े हैं, कंपनी की मैनेजमेंट इनके सपुर्द है, कंपनी की कामयाबी इनकी कामयाबी है, कंपनी की नाकामी इनकी नाकामी है। अब जब ये कंपनी कामयाब हो रही होगी ना, इनका कैरियर इंप्रूव हो रहा होगा उसी बिजनेस के अंदर भी, यानी कि जो मालिक होंगे उनकी निगाह में इन लोगों की अहमियत बढ़ेगी कि देखो इन लोगों की मौजूदगी में हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो इनकी अहमियत बढ़ेगी, इनका कैरियर इंप्रूव होगा। खाली इन्हीं के नहीं, जो यहाँ के मालिक बैठे हैं, जो बाहर कंपेटिटर बैठे होंगे वो भी हमेशा देखेंगे अब इनके चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, इनके डायरेक्टर कौन है, कौन ये फैसले कर रहा है। तो बेटा डेफिनेटली उनका कैरियर मजीद इंप्रूव होगा, लोग इनके ऊपर निगाह रख के बैठे होंगे, लोग इनको अपनी तरफ बुलाना चाहेंगे और इनको अच्छा खासा पे करने को तैयार होंगे। इसलिए कैरियर के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन डबो के बैठे हो तो कोई आपको ना तो करंट वालों की निगाह में आपकी कोई इज्जत होगी, ना ही बाहर वाले आपको कोई इज्जत की निगाह से देखेंगे। तो शायद अगर यहाँ से चले भी जाए, बाहर निकलेंगे भी, तो शायद इतनी जल्दी आपको नौकरी भी नहीं मिल रही होगी, क्योंकि लोग कह रहे होंगे किसी और ऑर्गेनाइजेशन को डबो के आया है, अभी हमें भी डबोएगा। तो इसलिए कैरियर प्रोस्पेक्ट्स लगे होते हैं इनमें, जॉब सिक्योरिटी है, ये चाह रहे होते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन चलती रहे और हमारी नौकरी लगी रहे। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें जो हमारे दूसरे एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, जो मैनेजर हैं, फर्दर जो एम्प्लॉय हैं,
इन लोगों का क्या कंसर्न होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है? ये बड़ा हमेशा चाह रहे होते हैं कि भाई हमें एक तो तनख्वाह मिल रही और टाइम पर मिलती रहे बस। उसके बाद क्या है, हमारी वर्किंग कंडीशन अच्छी हो। वर्किंग कंडीशन बेटा बड़ों ने डिसाइड करनी है ना। अब वर्किंग कंडीशन में क्या है कि एक वीक के अंदर कितने आवर्स हमने काम करना है, या यानी कि ये करो पर डे हमने कितने आवर्स पर डे काम करना है और कितने डेज पर वीक काम करना है? तो ये इस तरह की चीजें। अब देखो ना, कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं 12-12, 14-14 घंटे काम करवाती हैं लोगों से और संडे को भी बुला लेती हैं, जैसे आपकी फॉर्म्स का मामला है। जब आप फॉर्म्स में जाते हो तो बहुत सारे बच्चे वो फॉर्म ढूंढते हैं जहां पे मान लो सैटरडे संडे ऑफ हो और वहां पे लेट सिटिंग भी ना हो। तो इसका मतलब क्या है, आप वर्किंग कंडीशंस को प्रेफरेंस दे रहे हो। आप देख रहे हो हम उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे जहां पे वर्किंग कंडीशंस बेहतर हो। और दूसरी जॉब सिक्योरिटी ये चाह रहे होते हैं कि हमें निकाला ना जाए, हमारे साथ इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, हमें पता हो कि हमें इतने साल यहाँ पे ही काम करना है, हमें फिक्र ना लगी हो कि हमें किसी वक्त भी उठा के बाहर निकाल दिया जाएगा। जॉब सेटिस्फेक्शन चाहते हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, इनके साथ ऐसा सलूक हरगज ना किया जाए कि ये अपनी करंट जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब ढूंढ रहे हो। जब एक बंदा अपनी करंट जॉब को छोड़कर, या ये कह लो कि अपनी करंट जॉब कर रहा है लेकिन उसके साथ साथ कोई दूसरी जॉब भी किसी और जगह के ऊपर भी जॉब ढूंढ रहा हो, तो याद रखिएगा वो बंदा अपनी करंट जॉब से सेटिस्फाई नहीं है। जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होती है, जब एक बंदा अपनी करंट जॉब से या करंट जॉब को छोड़कर ये नियत ना रखता हो कि मैं इसको छोड़ूं, कोई और नौकरी करूं, और वो मान लो कि मार्केट के अंदर नौकरी तलाश कर रहा हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे सीएफई में हूं, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एम्प्लॉय हूं और मैं अभी मार्केट के अंदर कहीं दूसरी जगह के ऊपर कोई जॉब नहीं ढूंढ रहा। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे अपनी जॉब से सेटिस्फाई हूं। लेकिन जब मैं मान लो मार्केट में कोई जॉब ढूंढना शुरू कर दूंगा, इसका मतलब मेरे अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो ये जॉब सेटिस्फेक्शन चाहेंगे, वो कहेंगे ऐसे हालात हमारे लिए पैदा ना किए जाए कि हम अपनी करंट जॉब के साथ साथ बाहर मार्केट में कोई दूसरी जॉब ढूंढना शुरू कर दें। और क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं, चाह रहे होते हैं कि भाई जो नौकरी लगी है, जितना जो कुछ आ रहा है ये आता रहे और हमारा जो मामला हैं घर बार के बाहर के वो इसी तरह चलते रहे। और दूसरा क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि इनका देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सोशल सर्कल बना होता है, सोशल सर्कल बना होता है, एक आपस में अच्छे रिलेशनशिप डेवलप हुए होते हैं, फैमिली की तरह ये लोग वहां पे रहना शुरू कर देते हैं। तो एक दूसरे के साथ अच्छी एफिलिएशन बन चुकी होती। कई लोग अच्छी जॉब को, अच्छी सैलरी को छोड़ देते हैं, क्यों? उनको वो ऑर्गेनाइजेशन चेंज करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन चेंज करनी पड़ेगी तो लोग भी चेंज करने पड़ेंगे, तो घबरा रहे होते हैं कि यार नए लोगों में जाके क्यों बैठेंगे, क्यों फंसेंगे, बेहतर है यहीं पे रहते हैं। तो इसलिए ये बड़ा क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये कहते हैं ये कंप्रोमाइज ना हो। ये तो बड़ा आपने बात की इंटरनल स्टेक होल्डर की। अब थोड़ी सी बात बाहर की करते हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। हमने डिस्कस कर लिया कि जो ऑर्गेनाइजेशन की चार दीवारी के अंदर के लोग हैं ये हमारे इंटरनल स्टेक होल्डर है, और जो इस चार दीवारी के बाहर लोग बैठे हुए ये हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है। जैसे ये कस्टमर बाहर बैठे हुए, सप्लायर, गवर्नमेंट, ये सारे के सारे। लेकिन हम वो देखते हैं जो हमारी किताब में है तो यही, बस नाम थोड़े से होंगे, यही है। वो कौन कौन से लेंडर्स, वो बंदा जिससे हमें लोन दिया हो, सप्लायर जो हमें मटेरियल वगैरह सप्लाई कर रहा हो, गवर्नमेंट है, हमारे खरीदने वाले कस्टमर है, लोकल कम्युनिटी है, जनरल पब्लिक है, प्रेशर ग्रुप्स हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ मीडिया, ये यहाँ पे उसको नाम इस तरह उसको रख दिया, इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप्स। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ये हमने डिस्कस किया था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को इंटरनल कहता है और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को एक्सटर्नल कहता है। इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं बच्चे। सबसे पहले अगर हम बात करें लेंडर्स की, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने या जिस बंदे ने आपको लोन दिया हो, लोन देकर बैठा हो, उसकी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या इंटरेस्ट हो सकती है? भाई हमेशा वो दुआ करेगा या अल्लाह ये बिजनेस चलता रहे। अगर ये बिजनेस चलेगा तो होगा क्या, एक तो उसका ये जो लोन है ये वापस आएगा, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी वापस आएगी और टाइम के ऊपर वापस आएगी। तो इसलिए बेटा ये जो लेंडर्स होते हैं इनकी भी इंटरेस्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उधार देके बैठे होते हैं। जब उधार देके बैठे होते हैं तो वेट भी कर रहे होते हैं अब ये उधार टाइम के ऊपर वापस आ जाए और सूद समेत वापस आ जाए। जैसे बैंक मैनेजर अगर आप बन के बैठे हो, जिसको आपने लोन दिया होगा, तो देख रहे होंगे एक तो उसका कारोबार चलता रहे और वो जो उसने लोन लिया है टाइम के ऊपर वापस कर दे। तो ये द मेन कंसर्न ऑफ लेंडर्स आर दैट द बोरोवर शुड बी एबल टू रीपे द डेट विद इंटरेस्ट ऑन शेड्यूल, यानी कि टाइम के ऊपर विद इंटरेस्ट उसका जो डेट है वो रीपे करते हैं। तो लेंडर्स की जो जिन्होंने उधार दिया होता है बिजनेस को, उनकी भी बिजनेस में इंटरेस्ट होती है। सप्लायर की क्या इंटरेस्ट होती है? देखो बेटा, सप्लायर वो बंदा है जो बिजनेस को मटेरियल सप्लाई कर रहा होगा। अब जब ये बिजनेस को मटेरियल सप्लाई कर रहा है, अब इसकी क्या इंटरेस्ट हो सकती है इस बंदे की? बड़ा वाज़ेह है बेटा, ये हमेशा चाह रहा होगा, ये देखो, ये अगर सप्लायर है, ये सप्लायर के लिए ये इसका कस्टमर होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसकी कस्टमर है जो इसे मटेरियल परचेज करती है। तो बेटा ये बंदा हमेशा दुआ कर रहा होगा ये उसका जो कस्टमर है ये इसका बिजनेस कारोबार चलता रहे, इसका कारोबार चलेगा तो मुझसे ये सप्लाई मांगेगा,
तो मैं इसको सप्लाई देता रहूंगा और मुझे कहीं ना कहीं पैसा आता जाएगा। तो इसका कंसर्न देखो क्या है, इसके दिल में क्या आ रही है, इसका क्या इंटरेस्ट है। एक कस्टमर विल पे व्हाट इज ओड एंड विल नॉट बिकम ए बैड डेट, कि कस्टमर क्या करे, उसको पे कर दे और वो बैड डेट ना हो। कस्टमर विल कंटिन्यू टू बाय, इसकी हमेशा इंटरेस्ट होती है कि उसका कस्टमर उससे खरीदता रहे, ये ना हो कि उसको छोड़ दे। अगर वो लॉस में जा रहा होगा, उसकी बनाई हुई चीज आगे नहीं बिक्री होगी, तो कभी भी नया मटेरियल नहीं खरीदेगा और ये भी इसका भी कारोबार बंद होगा। इसलिए ये चाह रहा होगा हमेशा उसका कस्टमर का कारोबार चलता रहे और उससे वो मटेरियल खरीदता रहे। कस्टमर्स विल ट्रीट देम फेयरली। अब उसके बाद जब ये बंदा जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अपने मटेरियल सप्लाई करने और वहां पे पैसे लेने, तो उसको कहता है कि वहां पे फेयरली ट्रीट किया जाए, है उसके साथ डील अच्छे तरीके से किया जाए, एथिकल वे में किया जाए, है? ये ना हो कि उसका इस्तेसाल किया जाए, मटेरियल वो महंगा खरीद रहा हो, उसको धमकी लगाई जा रही हो कि भाई तू हमें सस्ता मटेरियल दे, नहीं तो तुझे चेंज कर देंगे। इस तरह का मामला ना हो, इसके साथ एथिकल वे में बिजनेस डील करो। उसके बाद गवर्नमेंट, बेटा जो गवर्नमेंट है देखो, इसकी भी इंटरेस्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये जो कारोबार है इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट भी होती है? ना हो या हो, इससे गवर्नमेंट को इससे वैसे फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन उसके बावजूद ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट गवर्नमेंट के इंटरेस्ट होती है कि कारोबार चले। वो किस बेस के ऊपर? अगर कोई गवर्नमेंट 5-5 करोड़ नौकरियों का वादा करके बैठी हो जैसे अभी हमारी है, और उसके बाद मुआशियत को बेहतर करने का वादा करके बैठी हो, पाकिस्तान के माली मामलात को बेहतर करने का वादा करके बैठी हो, करप्शन खत्म करने का वादा करके बैठी हो, और पता नहीं क्या कुछ वादे करके बैठी हो, क्या ये वादे पूरे करने हैं? करने हैं। ये कैसे? ये खुद कर लेंगे, क्योंकि नौकरियां तो इन्होंने कह दी कि भाई वो हम नहीं देंगे, तो फिर अब कौन देगा नौकरियां? भाई ये बिजनेस देंगे, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये देंगी, लेकिन अगर चलती होगी। इसलिए गवर्नमेंट की हमेशा इंटरेस्ट होती है कि ये कारोबार चलते रहे। इन कारोबार के चलने से क्या होगा? प्रॉफिट्स आएंगे। एक तो हमें क्या है, प्रॉफिट के ऊपर ये हमें टैक्स पे करेंगे, जिसमें गवर्नमेंट की इंटरेस्ट होती है कि टैक्स ज्यादा से ज्यादा है। गवर्नमेंट वांट टू क्रिएट एंड मेंटेन ए स्ट्रांग इकोनॉमी। आपकी मुआशियत तभी बेहतर होगी, इकोनॉमी तभी चलेगी जब ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही होगी। इसलिए तो अभी ये लॉकडाउन दोबारा से शुरू हुआ, और साथ ही इमरान खान साहब ने कहा कि भैया इकोनॉमी को हमने इफेक्ट नहीं करना, उसके लिए जो फैक्ट्रीज हैं या जो भी जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उससे ये खुद और इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनके ऊपर लॉकडाउन की वाली जो रिक्वायरमेंट है वो अप्लाई नहीं होगी, वो इसी तरह काम करते रहेंगे। हाँ माशाल्लाह, ये उसको लग रहा होता है कि शायद ये इकोनॉमी का हिस्सा नहीं, ये एजुकेशन सेक्टर, ये शायद कोई इंडस्ट्री नहीं है, शायद ये उसको लग रहा है कि ये इन लोगों का कोई इस तरह का किरदार नहीं होता, तो सबसे पहले इन्हीं को बंद किया जाता है। चले छोटे लेवल के ऊपर देख ले, बड़े लेवल के ऊपर तो खुदा का खौफ करे। खैर अल्लाह ताला अक्ल दे। द गवर्नमेंट शुड वांट टू अचीव लो लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट हमेशा चाह रही होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम हो। अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट को कम से कम करना चाहती है तो उसके लिए बिजनेस चल रहे होंगे तो लोगों को नौकरियां देंगे ना, खुद तो ये दे नहीं रहे। तो इसलिए ये हमेशा चाह रहे होंगे कि बिजनेस चलते रहे और लोगों को नौकरियां मिले, लोगों को नौकरियां मिलेंगी तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का क्रेडिट है वो हम ले रहे होंगे। और उसके अलावा आपको पता है, हमने ये डिस्कस किया था, डेफिनेशन को दिमाग में लेके आओ। हम स्टेक होल्डर किसको कहते हैं? हर वो बंदा या ऑर्गेनाइजेशन जिसकी इंटरेस्ट हो, जो इफेक्ट कर सकता हो या इफेक्ट हो सकता हो। गवर्नमेंट इतनी इफेक्ट नहीं होती, लेकिन इफेक्ट करने की बड़ी पावर रखती है, याद रखिएगा। ये आगे भी हमने डिस्कस करना है कल के लेक्चर के अंदर। तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट बड़े सारे लॉज बना रही होती है, एम्प्लॉयमेंट लॉ है, इन्वायरमेंटल लॉ है, हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस। तो बेटा इस तरह की रेगुलेशंस कानून बना के ये बिजनेस को इफेक्ट भी कर सकती है। उसके साथ ही बात आ जाती है कस्टमर की। वो लोग जो हमारी प्रोडक्ट्स खरीद रहे होंगे, जो बिजनेस से प्रोडक्ट्स खरीदते होंगे, ये जो हमारे मान लो जो परचेज कर रहे हैं हमसे, ये हमारे जो कस्टमर हैं, इनकी भी इंटरेस्ट होती है। वो इंटरेस्ट क्या है कि जितने की चीज हमने खरीदी है उतने की वैल्यू भी मिले इनकी चीज के अंदर, यानी कि हमारे साथ धोखा ना हो रहा हो, ये ना पैसा ज्यादा चार्ज किया जा रहा है और हमें प्रोडक्ट की वो वैल्यू ना हो। और दूसरे नंबर पे ये प्रोडक्ट हमें मिलती रहे। Customer have a stake in business organization because they expect to obtain value from the goods or services that they buy. वो हमेशा चाह रहे होते हैं कि जितने की हम कोई चीज खरीदे उतने की हमें वैल्यू, मतलब उतना बेनिफिट भी मिले। ये ना हो पैसा ज्यादा लगा दे और बेनिफिट मिले ना। अगर इस तरह का मामला होगा तो बेटा ये लोग इफेक्ट होंगे कि नहीं। 50,000 की अगर आपने इस तरह की चीज खरीद के लाके घर रख दी है, अगले दिन ही खराब होगी तो दुख होगा कि नहीं। तो इसलिए चाह रहे होंगे जितने की कोई चीज खरीदे उतने का बेनिफिट भी मिले। लोकल कम्युनिटी, बेटा लोकल कम्युनिटी क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जहां पे उसके ऑपरेशन चल रहे हो, कोई भी फैक्ट्री हो, जो उसके सराउंडिंग के लोग हैं, जो उसके इर्द गिर्द रहते हैं, उसको कहते हैं ये उसकी लोकल कम्युनिटी है। तो लोकल कम्युनिटी में कौन लोग आते हैं? वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशंस की सराउंडिंग्स में रहते हैं, वो उसकी लोकल कम्युनिटी है। क्या इनकी इंटरेस्ट नहीं होती? सर बिल्कुल होती है। जब मान लो किसी जगह के ऊपर कोई फैक्ट्री लग रही होती है, कुछ इस तरह का इंडस्ट्री लग रही होती है, तो बेटा वहां के लोग भी उससे इफेक्ट होते हैं।
या मान लो कि इनको कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है? देखो बेटा, वहां के लोगों को नौकरियां मिल रही होंगी, वहां पे फैक्ट्री के अंदर, वहां पे जो भी इंडस्ट्री लग रही होगी उसमें नौकरियां मिलेंगी, और भी बड़े सारे उस इंडस्ट्री से रिलेटेड इन लोगों के बिजनेस चलना शुरू हो जाएंगे, वो वहां पे सड़कें बनना शुरू हो जाएंगी और इस तरह की हॉस्पिटल खुलना शुरू हो जाएंगे। नुकसान भी हो सकता है, वहां पे जो पोल्यूशन होगी, जो धुआं होगा, उससे नुकसान भी हो सकता है। तो लोकल कम्युनिटी क्या है, याद रखिएगा, जनरल पब्लिक और लोकल कम्युनिटी में डिफरेंस होता है। लोकल कम्युनिटी क्या है? जो अतराफ के रहने वाले लोग हैं, जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं। और जनरल पब्लिक तो जनरल पब्लिक एट लार्ज हो जाती है, वो तो जहां जहां पर भी उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी इफेक्ट जा रहे होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो मान लो उसकी जनरल पब्लिक में जाते हैं। उसके बाद अगर हम जनरल पब्लिक की बात करें, बेटा अगर हमने बात कर ली कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जनरल पब्लिक की क्या इंटरेस्ट हो सकती है, पब्लिक एट लार्ज की इंटरेस्ट क्या हो सकती है। देखो बेटा, यहाँ पे हम पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ की बनी हुई मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, उनकी प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं आज यहाँ पे लाहौर में, गार्डन टाउन में, ऐबक ब्लॉक के अंदर और ये इस सीएफई के अंदर बैठा कोई चीज खा रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं हमेशा ये सोचूंगा ये जहां से भी बन के आई है, ये जो भी चीज मैं खा रहा हूँ, इससे मेरी सेहत अफेक्ट ना हो। बताओ, खुद ही देखो, क्या मेरी भी इंटरेस्ट है कि नहीं, इस तरह की मेरे कंसर्न है कि नहीं। तो इसलिए क्या हुआ, वो पता नहीं वो कहां पे ऑर्गेनाइजेशन होगी, लेकिन अब मेरी भी इंटरेस्ट है उसके अंदर। तो मेरा क्या है कि ये जनरल पब्लिक के क्या कंसर्न हो सकते हैं, क्या खदशात हो सकते हैं, भाई हमारी सेहत को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो रहा हो। उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर भी काम कर रही हो, इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करे। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके जो केमिकल कोई काम करती है, वो जितने भी अपने वेस्टेज होते हैं करीबी जगह के ऊपर फेंक रहे होते हैं, या वो नहरों के अंदर, दरियाओं में फेंक रहे होते हैं, तो उससे पानी दूर दूर तक जा रहा होता है। इन्वायरमेंट ओवरऑल बेटा उसका इफेक्ट जनरल पब्लिक के ऊपर हो रहा होता है। इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करे। करप्शन इन बिजनेस प्रैक्टिस सच एज ब्राइबरी, रिश्वतखोरी का जो रिवाज है उसको प्रमोट ना करेंगे ऑर्गेनाइजेशन। इससे पूरा मुआशरा मान लो कि कहीं ना कहीं गलत रविश में चल रहा होता है। हमारे यहाँ पे कोई एक बंदा गलत कर रहा हो, एक ऑर्गेनाइजेशन गलत कर रही हो, हमारी नस्लें उसको सीख रही हैं कि ये गलत कर रहा है, तो ये कैसे कर रहा है ताकि कल हम भी गलत कर सकें। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोग करप्ट हैं, गलत काम करके पैसा कमा के बैठा हुआ, हमारी नस्लें देख रही हैं उस बंदे को, किसने पैसे का ये पैसा कैसे कमा लिया, ये कैसे इतना अमीर बन गया, कल हम भी यही तरीकाकार इख्तियार करेंगे। तो मान लो कि ये इस तरह की जो ये बुराइयां हैं, ये बेटा नस्लें तबाह कर देती है। तो हम इन ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन अगर फेयर चल रही हो तो इससे बड़ा फायदा है, इससे पब्लिक को नुकसान नहीं होगा। इससे इस तरह के जैसे हमारी जो माशाल्लाह पुलिस ही लगा लो, कोई टाइम जाने नहीं देती, कोई मौका जाने नहीं देती। उसके बाद क्या है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का इस्तेहसाल ना करें, कंज्यूमर को नुकसान ना पहुंचाए। किस तरह? मिस सेलिंग से और मिसलीडिंग डिस्क्रिप्शन से। मिस सेलिंग क्या है बेटा? अगर आप किसी कंज्यूमर को, किसी कस्टमर को वो चीज बेच दो जिसका उसको फायदा ही ना हो, तो उसको कहते हैं कि आपने मिस सेलिंग कर दी। ये आपने उस बंदे को तो वो चीज दे दी जिसका उसको, जैसे मैंने क्लास में पूछा, अच्छा बताओ मेरे बच्चे क्या है मिस सेलिंग, तो आप लोगों ने बताया था कि सर मिस सेलिंग में आता है कि जैसे मान लो कि अगर आपने किसी गंजे को कंघी बेच दी हो, तो वहीं पे हमने ये डिस्कस किया था। इसमें मान लो ये भी ऐड कर लो कि अगर आपने किसी, मान लो कि इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हो और ऐसे बंदे को आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दी जिस बंदे के मान लो कि आगे पीछे है ही कोई नहीं, तो उसको क्या फायदा होगा है इतने सारे प्रीमियम पे करने का और सारा कुछ है। तो ये मिस सेलिंग ना हो, ऐसी चीज ना हो जो आप ऐसे बंदे को बेच दो जिसका उसको फायदा ही ना हो, और मिसलीडिंग डिस्क्रिप्शन ना हो, यानी कि जो चीज आप दिखा रहे हो दुनिया को, जो चीज कह के बेच रहे हो वो होनी भी चाहिए। ये ना हो कह कुछ और रहे हो, अंदर कुछ और हो, इंग्रेडिएंट्स कुछ और है और दुनिया को कुछ और बता रहे हो। मोनोपोली ना हो, ये भी हमेशा चाहते हैं लोग कि मोनोपोली ना हो, मोनोपोली से ओवरऑल लोगों का नुकसान होता है। तो बेटा ये कुछ जनरल पब्लिक के वो हमने कंसर्न को डिस्कस किया है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बेटा हमने डिस्कस किया था, जो कंपनी की मैनेजमेंट चली जाती है, जो कंपनी की मैनेजमेंट चली जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बेटा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होते हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमने डिस्कस कर लिया कि वो इंटरनल होते हैं। इंटरनल क्यों होता है? क्योंकि वो हर रोज की मैनेजमेंट में शामिल होते हैं, वो हर रोज ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे मैनेजमेंट अफेयर्स देख रहे होते हैं। लेकिन इसके बरक से अगर हम देखें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कभी कभार आते हैं सिर्फ कोई मीटिंग अटेंड करने। तो बेटा ये इनको हम ये कहते हैं कि ये हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, ये हमारे इंटरनल नहीं बल्कि ये एक्सटर्नल है। क्योंकि इनका मकसद क्या है, इनको हमने क्यों अपॉइंट किया है, ये तो मेनली बाहर का जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल, इनको हमने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, इनका नॉलेज की बेस के ऊपर अपॉइंट किया है, ताकि ये सिर्फ मीटिंग अटेंड करने आए और मीटिंग के अंदर बैठकर अच्छे अच्छे मशवरे दे रहे हो, ऐसी वहां पे मशवरे दे रहे हो जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो। क्योंकि जो अंदर के बंदे हैं हो सकता है उनको
उनका वो एक्सपीरियंस ना हो या उनको इतनी इन्फॉर्मेशन ना हो। और इसके अलावा देयर इंटरेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम एग्जेक्टिव। इनकी इंटरेस्ट वो नहीं होती जो एग्जेक्टिव की है। एग्जेक्टिव तो हमेशा चाह रहे होते हैं कि देखो उनको रेम्यूनरेशन, वो बोनस शोनस सारा कुछ मिले, उनका पावर, स्टेटस, जॉब सिक्योरिटी, इनको ये चीजें, इनका ये कंसर्न नहीं होता, ना ही इनको ये चीजें मिल रही होती। जॉब सिक्योरिटी क्या, इनकी तो जॉब ही नहीं वहां पे, ये तो सिर्फ एक मीटिंग अटेंड करने आते हैं कभी कभार। तो इनकी इंटरेस्ट जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर से डिफरेंट होती है। तो बेटा ये हमारा ओवरऑल आज की डिस्कशन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे वो पूछ ले। बाकी यहां तक चीजें तैयार करके आइएगा। कल इंतहाई इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी हमारी मेन और कनेक्टेड स्टेक होल्डर, और प्लस हमने जो मेंडलो है उसका पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स डिस्कस करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा कल लाजमी आपने क्लास अटेंड करनी है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, अब हम क्वेश्चन की तरफ जाने लगे हैं।